नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के इस सीरीज़ के तहत हम लोगों ने 4 जिले कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिया है और आज हम किन्नौर ज़िले को का दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने लाए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर को आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है किन्नौर का, तो वो भी देख लें अगर आपने नहीं देखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले हल्का सा हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो हमने कर लिया है उसको रिवाइंड कर लेते हैं। 21 अप्रैल 1960 को इसका जिले के रूप में गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला ये छठा जिला था। पांचवा कौन सा था? पांचवा था बिलासपुर। किन्नर किमपुरुष इन्हें कहा जाता था। अश्वमुखी वाले लोग भी इन्हें ही कहा जाता है और यहाँ पे इन्हें जो है वायु पुराण में इन्हें महानद पर्वत का निवासी कहा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस एग्ज़ाम में आ रखे हैं, आप यकीन मानिए। अगर आपने को नहीं पता तो बिलीव कीजिए कि आ रखे हैं। किन्नर देश राहुल सांस्कृत्यान ने लिखी है। किन्नर इन द हिमालय इसी वाजपेयी की है। द म्यूजिक ऑफ किन्नौर ई चौहान की है। तिब्बती लोग इन्हें खूनू बोलते हैं। लद्दाख के लोग इन्हें मोने कहकर पुकारते हैं। और फिर यहाँ पे जो है पांडवों ने अपने 12 वर्षों का वनवास इसी क्षेत्र में बिताया था। बाणासुर सरा या शोणितपुर जो है, शोणितपुर सरा का पुराना नाम है। और ये वाला जो क्षेत्र है या साम्राज्य है किसके अंडर आता था? बाणासुर के अंडर आता था। बाणासुर की एक बेटी होती है जिसका नाम उषा होता है और उषा की एक दोस्त होती है जिसका नाम चित्रलेखा होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किन्नौर में मुख्यतः इनमें से किन देवी देवताओं को पूजा जाता है? तो उषा और चित्रलेखा को पूजा जाता है। अगर आप किन्नौर से आने वाली कभी गवर्नमेंट बसेस देखना आप HRTC, तो उसमें लिखा होता है माँ उषा देवी या माँ जो है चित्रलेखा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा लिखा होता है। कभी आप नोट करना अगर आप हिमाचल प्रदेश की बसेस देखें जो किन्नौर डिपो से आती है, रिकांगपिओ डिपो से आती है। तो यहाँ पे उषा को सपने में एक राजकुमार दिखाई देता है। वो राजकुमार और कोई भी नहीं होता, अनिरुद्ध होता है। और अनिरुद्ध किसके पोते होते हैं? श्री कृष्ण के पोते होते हैं। बाद में श्री कृष्ण अनिरुद्ध को लेने आते हैं और बाणासुर को हरा के या मार के जो है उसे वापस ले जाते हैं और अपने बेटे प्रद्युम्न को जो है कामरू का राजा नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भाई जो है रामपुर बुशेर रियासत की स्थापना किसने की थी या शोणितपुर की स्थापना किसने की थी? तो श्री कृष्ण ने की थी। ठीक है, आगे हमने देखा कि देव पुराण आते, दूसरी स्टोरी के अनुसार देव पुराण ने बानासुर का वध किया और अपने बेटे प्रद्युम्न को अगला राजा, कामूर का अगला राजा नियुक्त किया। CF कैनेडी के अनुसार 1412 ईस्वी में दामर सिंह राजपूत ने बुशेर रियासत की स्थापना की। स्टार मार्क करेंगे क्योंकि इसने अलग ही कुछ बोल दिया है। आगे जाके 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और उस समय गुर्गे साम्राज्य में भोटिया भाषा का भी अधिक प्रभाव हुआ। आगे चल के एक राजा आते हैं जिनका नाम होता है कहरी सिंह। कहरी सिंह किन्नौर के वन ऑफ द फेमस रूलर होते हैं। इन्हें जो है औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि से नवाजा गया था क्योंकि जहाँ भी जाते थे बादलों का छत्र इनके साथ जाता था। तिब्बत और लद्दाख के युद्ध में इन्होंने जो है तिब्बत का साथ दिया था, ये आप लोग को यहाँ पे दिख भी रहा होगा। और इस युद्ध में जो है तिब्बत की जीत हुई थी। कितने साल तक युद्ध चला था? 3 साल तक ये बैटल चली थी और इसमें किसकी जीत हुई? तिब्बतियों की जीत हुई। और तिब्बत के राजा गलदन ने जो है इन्हें हांगरंग घाटी उपहार स्वरूप दी थी। कौन सी घाटी? हांगरंग घाटी उपहार स्वरूप दी थी। एक मेले की शुरुआत की गई जिसे लवी का मेला कहा जाता है। कब हुई थी? 1683 ईस्वी में। ये एक ट्रेड फेयर था जहाँ पे तिब्बत और बुशर के बीच बिना किसी कर के व्यापार जो है किया जाता था। लेकिन 1962 में जो है इंडो चाइना बैटल हुई, उसके बाद जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बंद कर दिए गए और इसी के साथ जो है लवी फेयर भी बंद हो गया। मतलब ट्रेड जो है तिब्बत के साथ बंद हो गया। लवी फेयर तो अभी भी मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द इंटरनेशनल फेयर है लवी फेयर। राजा कहरी सिंह ने अपनी रियासत में कौन सा कॉइन चलाया था? तेहला कॉइन। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली है और आज हम इससे आगे देखेंगे। अगले जो किन्नौर के राजा आते हैं उनका नाम है विजय सिंह। विजय सिंह किन्नौर के तो क्या पर बुशहर के। हम लोगों ने आपको बताया कि भी बुशहर रियासत जो है, अगर हम बुशहर रियासत की बात करें तो ये किन्नौर में भी हम पढ़ सकते हैं और शिमला में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगले राजा कौन आते हैं बुशहर रियासत के? विजय सिंह। अब जब विजय सिंह राजा बनते हैं बुशहर रियासत के तो कुल्लू के एक राजा होते हैं मान सिंह। कौन होते हैं? मान सिंह। ये कुल्लू के वो राजा थे जिनके शासनकाल में कुल्लू की सीमा सबसे अधिक तक फैल गई थी, सबसे अधिक फैल गई थी। ठीक है, तो ये किसके समकालीन है? विजय सिंह के। और इन्हीं के साथ जो है एक जो राजा होते हैं कहाँ के? कुमार सेन के। इनका नाम होता है अजमेर सिंह। क्या होता है? अजमेर सिंह। तो आपने 3 याद रखने, एक तो विजय सिंह है,
दूसरे कौन से, अजमेर सिंह। और तीसरे कौन से है, तीसरे हैं मान सिंह। मान सिंह कहाँ के हैं, कुल्लू के। कुल्लू के। ये कहाँ के हैं, कुमारसेन के। और ये कहाँ के हैं, बुशैर रियासत के राजा है। अब मान सिंह इतने पावरफुल होते हैं कि इन्होंने जो है कुमारसेन और कुल्लू के कुछ क्षेत्रों को, कुमारसेन और बुशैर के कुछ क्षेत्रों को जो है कुल्लू में मिला दिया था। अब बुशैर का राजा विजय सिंह है, लेकिन मान सिंह का मुकाबला जो है इतना आसान भी नहीं है। अगर बैटल लड़ेंगे तो बहुत नुकसान झेलने वाला है, किसके साथ, मान सिंह के साथ। और मान सिंह अभी जो है बहुत सुपीरियर, वन ऑफ द पावरफुल रूलर नज़र आ रहा है हमें। और है भी, थे ये कहाँ के, कुल्लू के। तो हुआ क्या कि ये जब टेरिटरी छीन रहे थे, एक्वायर कर रहे थे कुमारसेन की या बुशैर रियासत की, तब इनका जो है मिलना किससे होता है, अजमेर सिंह की वाइफ से। किन के साथ इनका मिलना होता है, अजमेर सिंह की वाइफ से। अब अजमेर सिंह की वाइफ से ये प्रेम कर बैठते हैं और इनका अवैध संबंध शुरू हो जाता है। फिर शुरू हो जाता है किसके साथ, कुमारसेन के राजा की वाइफ के साथ। ठीक है, अब हुआ क्या, कुमारसेन के राजा अजमेर सिंह की वाइफ के साथ। अब ये पता सबको चल गया है कि कुल्लू के राजा मान सिंह का अफेयर किसके साथ है, कुमारसेन की राजा या कुमारसेन की रानी के साथ। अब विजय सिंह ने यहाँ पे क्या सोचा कि विजय सिंह ने सोचा कि ये बहुत अच्छा है कि अगर हम जो है अजमेर सिंह की पत्नी जो है, अगर मान सिंह को जो है श्रीकोट के किले में बिना सैनिकों के बुलाने में सफल हो जाती है, तब हम मान सिंह को मार देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या, विजय सिंह ने और अजमेर सिंह ने एक षड्यंत्र रचा। और इस षड्यंत्र के तहत इन्होंने कुल्लू के राजा मान सिंह को जो है अजमेर सिंह की पत्नी की सहायता से कहाँ पे बुला लिया था, श्रीकोट के किले में बुला लिया था, वो भी बिना सैनिकों की सहायता, बिना सैनिकों के साथ। ठीक है, तो वो अकेले कहाँ पे आ जाते हैं, श्रीकोट के किले में आ जाते हैं, जहाँ पे उनका पहले से ही इंतजार कौन कर रहे हैं, विजय सिंह और अजमेर सिंह। दोनों ने मिलके जो है मान सिंह को श्रीकोट के किले में मरवा दिया। ठीक है, किसको मरवा दिया, मान सिंह को श्रीकोट के किले में। ये भी जो है रानी की बातों में आ जाता है और बिना सैनिकों के जो है श्रीकोट के किले में आ जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुल्लू के किस राजा को कुल्लू के किस राजा को जो है विजय सिंह और अजमेर सिंह ने जो है कुमारसेन की रानी की सहायता से श्रीकोट के किले में मरवा दिया, तो वो कौन सा था, मान सिंह। अब एक राजा और थे, वो भी आप लोगों ने याद रखना है कि दमदमा महल में सिद्ध सिंह द्वारा किस राजा को मार दिया गया, तो वो थे पृथ्वीपाल। कौन थे वो, पृथ्वीपाल। लेकिन यहाँ के लिए आपने क्या याद रखना है, यहाँ के लिए आपने याद रखना है मान सिंह को। मान सिंह को कुल्लू के किस राजा को श्रीकोट के किले में मरवा दिया था, मान सिंह। किस्सा मैंने आप लोगों को हल्का फुल्का समझा दिया है। तो जब मान सिंह को मारा गया श्रीकोट के किले में, तो इनके साथ एक इंसिडेंट होता है कि भाई मान सिंह हमेशा अपनी जेब में जो है रघुनाथ की मूर्ति रखते थे। किसकी, रघुनाथ की मूर्ति हमेशा अपनी जेब में रखते थे। उनकी जेब को जब उन्होंने देखा, चेक किया कि क्या है राजा की जेब में, तो उनको जो है रघुनाथ की मूर्ति मिली। कौन सी मूर्ति मिली, रघुनाथ की मूर्ति। अब देवता से सभी डरते थे, सब डर गए, अजमेर सिंह भी डर गया। एक तो हमने जो है मान सिंह को धोखे से मार दिया और मान सिंह के जेब में जो है रघुनाथ की मूर्ति है। अब इस रघुनाथ की मूर्ति को कहाँ रखे, तो विजय सिंह ने जो है रघुनाथ की मूर्ति को जो है अपने साथ सरा ले गए। विजय सिंह ने कहा कि मैं ले जाऊंगा, मैं भगवान रघुनाथ की मूर्ति को जो है सरा में स्थापित करूंगा, क्योंकि सरा में जो है विजय सिंह माता भीमा काली का आशीर्वाद है, मतलब वो एरिया माता भीमा काली के छत्र छाया में आता है। तो होप्स हो कि हमें वहीं पे ही जो है इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो विजय सिंह ने रघुनाथ की मूर्ति अपने साथ कहाँ ले जाते, सरा ले जाते हैं। और सरा में जो है उनके स्वागत के लिए, रघुनाथ जी के उसके लिए जो है दशहरा सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। कौन सा, दशहरा सेलिब्रेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सरा में दशहरा मनाना किस राजा के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, विजय सिंह के शासनकाल के दौरान। देखो, दशहरा तो हमारे हिमाचल में या भारत में बहुत एंशिएंट काल से मनाया जा रहा है, लेकिन वो फिर फेस्टिवल इसीलिए हम बोल देते क्योंकि अब सरा के दशहरे में ना राज्य का खर्चा भी, राज्य के खर्चे से भी मनाया जाएगा थोड़ा बहुत। अब पूरे जो है बुशैर रियासत को, सरा को सजाने के लिए कौन खर्च करने वाला है, राज्य अपने जो है अपनी तरफ से खर्च करने वाला है। इसीलिए जो है सरा का दशहरा कब, किस राजा ने शुरू किया था, विजय सिंह ने शुरू किया था, राज्य के खजाने से भी शुरू करने वाला था।
ठीक है। अब ऐसे ही पूछेंगे कि सिरमौर का दशहरा किस राजा के शासनकाल में शुरू हुआ, कुल्लू का दशहरा किस राजा के शासनकाल में शुरू हुआ, जगत सिंह के। लेकिन कुल्लू का दशहरा तो फिर बहुत अलग से किस्सा है, लेकिन ये वाले दशहरे भी आप लोगों ने याद रखने हैं। अब आगे क्या हुआ, राम सिंह। अगला राजा कौन आता है बुशहर का, राम सिंह। राजा ने रामपुर शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी सरान से रामपुर स्थानांतरित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, हाई कोर्ट क्लर्क में पूछा गया था अभी कि सरां से रामपुर किस राजा ने जो है राजधानी स्थानांतरित की। राम सिंह ने। किसने की, राम सिंह ने। दो काम किए, एक तो रामपुर शहर की स्थापना की और सरां से राजधानी कहाँ पे ले आया, रामपुर में। ये आप लोग रामपुर शहर देख रहे होंगे इधर। अगले राजा कौन आते, उग्र सिंह। उग्र सिंह, इन्होंने अपने शासनकाल में बलसन, कोटखाई, ठियोग, हाटकोटी और कोटगढ़ पर अधिकार जमा लिया था। ये भी अच्छे रूलर थे और इन्होंने जो है बुशहर रियासत में बहुत सारी ठकुराइयाँ या बहुत सारे एरिया एक्वायर करके बुशहर रियासत में मिला दिए थे। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट क्या होती है कि उग्र सिंह के शासनकाल के दौरान ही गोरखाओं ने बुशहर रियासत पर प्रवेश किया। एक मेजर डेवलपमेंट सी होगी। 1810 में गोरखाओं द्वारा ठियोग, जुब्बल और नगाना का फोर्ट या फोर्ट ऑफ नगाने पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया, 1810 में ठियोग, जुब्बल, फोर्ट ऑफ नगाना पर जो है गोरखाओं ने अपना अधिकार कर लिया। अब जैसे ही ठियोग, जुब्बल पे जो है गोरखाओं ने अपना अधिकार कर लिया, तो यहाँ के लोग सहायता मांगने के लिए किसके पास गए, उग्र सिंह के पास गए और बोला कि भाई गोरखास ने जो है हमारे ये क्षेत्र जो है छीन लिया है, महाराज आपको अपनी सेना के साथ गोरखाओं का मुकाबला करना चाहिए। उग्र सिंह भी बहुत ही अच्छे रूलर थे, पावरफुल रूलर थे। वो अपनी सेना तैयार करते या फिर अपनी सेना के साथ जो है कहाँ के लिए चलते हैं, ठियोग के लिए चलते हैं, ताकि गोरखाओं का जो है मुकाबला कर सके। लेकिन बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, रास्ते में उग्र सिंह की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, रास्ते में ही जो है मृत्यु हो जाती है उग्र सिंह की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने राजा से सहायता मांगी, कोई बात नहीं, बुशहर से ठियोग की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही राजा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बुशहर रियासत के राजा उग्र सिंह की जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। अब गोरखा किसके साथ लड़ेंगे, इनको तो बिना लड़े ही बुशहर रियासत के आगे गोरखाओं के अधीन हो गई। तो 1810 में इन्होंने ठियोग, जुब्बल और फोर्ट ऑफ नगाना कैप्चर किया था, लेकिन 1811 में इन्होंने क्या किया, 1811 में अमर सिंह थापा द्वारा रामपुर बुशहर को अपने अधीन कर लिया जाता है। ठीक है। और एक नोटिफिकेशन निकालता है या एक जो है वहाँ पे ऑर्डर देता है कि भाई किसी भी हालत में अगर उग्रसेन ये किसी भी हालत में अगर उग्रसेन की संतान है, पुत्र है, तो उसे मार दिया जाए। ठीक है। या फिर उग्रसेन का एक बेटा था जो 4 महीने का था, उसे मारने के आदेश जो है स्ट्रिक्टली गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने दिए थे। क्यों दिए थे, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन इंडिया में एक सिनेरियो था कि राजा का बेटा राजा, अगर आज आपने किसी राजा का क्षेत्र छीना है, साम्राज्य छीना है और उसकी कोई संतान है, चाहे एक दिन की भी है, चाहे पेट में भी है, तो जब वो बड़ा होगा तो वापस से किस पे अधिकार जमाएगा, आपकी रियासत पर अधिकार जमाएगा, चाहे आपने कभी भी उसको जो है 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले छीनी हुई हो। तो इसीलिए अगर राजा मारना है तो राजा के पूरे परिवार को ख़त्म कर दो। ऐसा किस्सा था एंशिएंट इंडिया में। अगर तो राजा की कोई संतान है, पुत्र है राजा का, तब तो उसे ख़त्म ही कर दो, चाहे फिर 4 दिन का ही क्यों ना हो। इसीलिए गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 4 महीने के जो बेटे थे इनके उग्र सिंह के, वो उनको मारने के क्या दिए थे, आदेश दिए थे। ठीक है। उग्र सिंह के जो है उनको मारने के क्या दिए थे, आदेश दिए थे। ठीक है। उग्रसेन नहीं है ये, उग्र सिंह है। अब क्या हुआ, उनको मारने के आदेश दिए थे। तो जो उग्रसेन की पत्नी थी राजमाता और वजीर का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हिमाचल के हिस्ट्री में हमें जो है राजमाता और वजीर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, रोल नहीं मिलता है। तो अगर जो छोटे मोटे रोल मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोगों ने इनको करना है। अब राजमाता और वजीर कौन थे, बद्रीनाथ और टिकमदास। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है उग्र सिंह के जो बेटे थे, जो कितने साल के थे, 4 महीने के बेटे को जो है वहाँ से भागे, कहाँ से, रामपुर बुशहर से भागे और भागते भागते कहाँ पहुँचे, चिड़गांव पहुँचे।
अब गोरखाओं को भी पता चला कि भाई उग्र सिंह का बेटा जो है उनकी मदर्स और वजीर जो है भाग के कहाँ लेके गए हैं, चिड़गांव लेके गए। अब जैसे ही वो चिड़गांव पहुंचते तो गोरखाओं के कुछ सैनिकों द्वारा उनका पीछा किया जाता है। चिड़गांव पे पहुंचते ही जहाँ पर उनकी मतलब पीछा किया जाता है, और चिड़गांव में जो है एक छोलतू ब्रिज होता है। कौन सा ब्रिज होता है? छोलतू ब्रिज के पास जो है गोरखाओं और वजीर और राजमाता के सैनिकों के बीच मीन्स क्या होती है, झड़प होती है। राजमाता और वजीर वहां से किन्नौर की तरफ भाग जाते हैं, किसी तरह से बच जाते हैं और छोलतू ब्रिज से भाग के कहाँ पे चले जाते हैं, किन्नौर की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ पर स्थानीय लोगों की सहायता से वांगतू पुल, फिर एक पुल आता है यहाँ पे, शिमला है यहाँ पे किन्नौर है, और इसी में ये एक पुल आता है वांगतू पुल। वांगतू पुल को जैसे ही राजमाता और वजीर क्रॉस करते हैं राजकुमार के साथ, वैसे ही उस पुल को स्थानीय लोगों की सहायता से तोड़ दिया जाता है, और वो जो है कहाँ पे चले जाते हैं छुपने के लिए, कामरू वाले क्षेत्र में छुपने के लिए चले जाते हैं। अब अगर आप कामरू वाला एरिया देखें तो बुशहर से आगे, बहुत आगे कामरू, और फिर कामरू इतना इंटीरियर एरिया है, एशिया के डेडलीस्ट रोड भी कामरू जाने से पहले आप लोग को दिखाई देंगे। तो उस समय वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल था, लोग ऊपर से पत्थर पुत्थर फेंक के भी गोरखाओं को क्या कर देंगे, मार देंगे, और मतलब बहुत नुकसान होने वाला है गोरखाओं का अगर वो कामरू तक जो है इनको ढूंढने चले जाते हैं। अब अमर सिंह थापा ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिले, तो फिर अमर सिंह थापा ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिले, लेकिन 1812 तक मतलब 1812 तक अमर सिंह थापा ने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिले। फिर अमर सिंह थापा राजमाता और वजीर के साथ जो है संधि करेंगे, ठीक है, संधि की। अब वहाँ पे जब अमर सिंह थापा रामपुर बुशहर को अपने अधीन कर लिया था और वहाँ पे उसने इनको ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली, तो वो वहाँ तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि अमर सिंह थापा को एक बात ये समझ ली थी कि अगर उसने पूरे हिमाचल वाले हिल स्टेट को अगर उसने कैप्चर करना है, अपने अधीन करना है, तो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है रामपुर बुशहर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अच्छा है कि मैं रामपुर बुशहर या सरां वाला क्षेत्र जो है कर पे, वार्षिक कर पे किसको दे दूँ, राजमाता और वजीर को दे दूँ, ताकि वो मुझे कुछ वहाँ से कर मिलता जाए। और मुझे यहाँ तो रहना नहीं है, मुझे जो है अपने लिए कोई एक बीच वाले सेंटर वाली जगह देखनी पड़ेगी, जहाँ से मैं पूरी ही रियासतों पे, हिल रियासतों पे क्या कर सकूँ, अधिकार कर सकूँ। तो फिर 1812 तक उसने ढूंढने की कोशिश की, फिर नहीं मिला, तो 1812 में उसने जो है राजमाता और वजीर के साथ एक संधि कर ली, जिसके तहत महेंद्र सिंह को 12,000 रुपये वार्षिक कर देने पर जो है सरां वाले क्षेत्र में रहने की अनुमति दे दी। कहाँ पे रहने की अनुमति दे दी? सरां वाले क्षेत्र में। कितने हजार रुपये पे? 12,000 रुपये पे। याद रखना है आपने, 1812, 12,000 रुपये पे। अब वो वहाँ से कहाँ चला गया अमर सिंह थापा? अमर सिंह थापा वहाँ से कहाँ चला गया? अर्की चला गया, ठीक है। अब 1813 में अमर सिंह थापा अर्की चला जाता है, जिसे बाद में गोरखा अपना मुख्यालय बनाते हैं। तो अब 1813 में वो अर्की आ जाता है। अब उसको ये बात समझ आ जाती है कि अगर उसने हिल स्टेट में, हिल रियासतों में अगर अपना अधिकार जमाना है तो उसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स कौन सा होगा? अर्की होगा। तो उसने अर्की को अपना हेडक्वार्टर्स बनाया था। गोरखाओं के खिलाफ वजीर बद्रीनाथ और टिक्कम दास ने अंग्रेजों की सहायता की। कब की बात है? 1815 में, जब फर्स्ट एंग्लो नेपालीस वॉर हुई थी, तो उस समय जो है वजीर बद्रीनाथ और टिक्कम दास ने किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। अब यहीं के थे आगे एक राजा जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। कब? 1857 में। वो हम आगे देखेंगे। 1815 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के साथ गोरखाओं का पतन हो गया। कोटगढ़, राविगढ़ को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा राजमाता को दे दिए गए। किसको दे दिए गए? राजमाता को दे दिए गए। अब अगले राजा कौन आते हैं? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह किसकी संतान थे? उग्र सिंह के संतान थे। और उस समय जब उग्र सिंह की डेथ हुई थी तब कितने महीने के थे? ये 4 महीने के थे। महेंद्र सिंह ने इस रियासत पर 1850 तक राज किया। 1850 में महेंद्र सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कुछ मेजर डेवलपमेंट्स इनके शासनकाल में नहीं हुई, तो हम करेंगे भी नहीं वो वाली बातें। आगे राजा आते हैं शमशेर सिंह। ये राजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के एकमात्र राजा थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई में किसका साथ नहीं दिया था? अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। शमशेर सिंह। 1857 की लड़ाई में शमशेर सिंह ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की, और अंग्रेजों को 15,000 वार्षिक कर देना भी
बंद कर दिया गया था। 1812 में कितना था वार्षिक कर, ये 1812 में था ये 12,000। किसने किसने लगाया था? अमर सिंह थापा ने। और 1857 तक आते आते कितना हो गया था? 15,000 हो गया था। 1857 में अंग्रेजों की सहायता नहीं की। और उस समय जो है डीसी कौन थे शिमला के? विलियम है। विलियम है उस समय शिमला के डीसी थे। वह शमशेर सिंह पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान तिब्बत रोड के निर्माण के चलते ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, तो विलियम हे उस समय शिमला के डीसी थे और वो शमशेर सिंह को जो है सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान तिब्बत रोड की कंस्ट्रक्शन चली हुई थी और उसे भी पता था कि अगर अभी मैंने राजा के साथ कोई युद्ध लड़ा तो फिर इस रोड की कंस्ट्रक्शन जो है रुक जाएगी, इतने अच्छे से नहीं चलेगी, तो इसलिए जो है उसने आक्रमण नहीं किया। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के उस राजा का नाम बताओ जिसने 1857 की बैटल में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, या फिर अंग्रेजों का 1857 की लड़ाई के दौरान जो है अंग्रेजों शिमला का डीसी कौन था? विलियम है। ठीक है, क्यों नहीं आक्रमण कर पाया? क्योंकि हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण चल रहा था, इसलिए आक्रमण नहीं कर पाया बुशैर रियासत पर। अब हुआ क्या कि 1854 में, ठीक है ये इंपॉर्टेंट लाइन थी इसलिए पहले कर ली, 1854 में वजीर रामलाल ने बुशैर रियासत की जनता पर अधिक कर लगा दिए। कब लगा दिया? अधिक कर लगा दिए। लोगों ने शमशेर सिंह के भाई फतेह सिंह के नेतृत्व में शमशेर सिंह का विरोध किया। ठीक है, लेकिन ये विद्रोह जो है कुछ ज़्यादा रंग नहीं लाया, इसीलिए जो है 1859 ईस्वी में, कब की बात है? 1859 ईस्वी में बुशैर के किसानों द्वारा धूम आंदोलन शुरू किया जाता है। कौन सा आंदोलन शुरू किया जाता है? धूम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुशैर का धूम आंदोलन कब हुआ था? 1859 में शुरू हुआ था। अब इस आंदोलन में क्या होता है कि किसान अपने घर बार को छोड़ के कहाँ पे चले जाते हैं? पहाड़ियों में चले जाते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। ये कैसा आंदोलन है? ये ना समथिंग नॉन कॉपरेशन जैसा आंदोलन है कि अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है, आप मुझसे बात करना छोड़ दिए, आपने काम करना छोड़ दिया है, खाना खाना छोड़ दिया है और आप सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं, तो उस समय क्या करते थे लोग? जब राजा उनकी बात ही नहीं सुनते थे तो लोग फिर जो है पहाड़ियों पे चले जाते थे और वहीं पे बैठते थे, खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे। अगर रियासत में किसान जो है फसल नहीं बोएगा तो फिर राजा को कर क्या ही जाएगा? अगर रियासत के किसान काम करना छोड़ देंगे तो फिर राजा कर कहाँ देगा अंग्रेज़ों को? तो ये बहुत किसानों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, मतलब अच्छा स्टेप था कि भाई रियासत का काम करना ही छोड़ दो। तो छोड़ के कहाँ पे चले जाते थे? चोटियों पे रहना शुरू कर देते थे। शमशेर सिंह ये थे। अब हुआ क्या, ऐसा ही एक आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? बिलासपुर में। उसे क्या बोलते थे? जुग्गा आंदोलन। ठीक है, तो धूम आंदोलन भी में जो है किसान अपना सारा काम काज घर बार को छोड़ के पहाड़ियों में रहते थे। तो इस आंदोलन को ख़त्म करना तो बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इससे तो अंग्रेज़ों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, कर कैसे दिया जाना था। तो इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा वानर्स को भेजा गया। किसको? वानर्स को भेजा जाता है। 1887 में राजा अपने पुत्र टिक्का रघुदास के पक्ष में राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर, राजा को अपने पुत्र टिक्का रघुदास के पक्ष में राजगद्दी को छोड़ने का पर मजबूर किया जाता है। ठीक है, फिर आगे 1895 में किसे राजा, 87 में किसे राजा बनाया जाता है? टिक्का रघुनाथ, सॉरी, टिक्का रघुनाथ को। और फिर 1895 में टिक्का रघुनाथ ने चीनी तहसील की नींव रखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीनी तहसील की नींव किसने रखी? टिक्का रघुनाथ ने। किसने? टिक्का रघुनाथ ने। टिक्का रघुनाथ को जो है कब राजा बनाया गया? 1887 में। ठीक है, अब आगे जाके क्या हुआ कि भाई इनकी डेथ हो जाती है, बिना किसी पुत्र के संतान के इनकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद किस्सा टफ हो जाता है। लेकिन टिक्का रघुनाथ की जो है जल्द ही बिना किसी संतान के मृत्यु हो जाती है। शमशेर सिंह ने गढ़वाल के राजा सूरज शाह के छोटे भाई को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे जो है बुशैर रियासत का राजा मानने से मना कर दिया। अब एक और प्रॉब्लम होगी कि शमशेर सिंह ने जो है गढ़वाल के राजा सूरज शाह से उसके छोटे भाई को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, हम नहीं मानेंगे। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में शमशेर सिंह के रखेल के पुत्र पदम सिंह को जो है बुशेर का अगला राजा नियुक्त किया गया। लेकिन पहले तो अंग्रेजों ने इसे राजा मानने से मना कर दिया था, लेकिन फिर बाद में मान लिया था। क्या कर दिया था? बाद में मान लिया था।
अब यहाँ पे क्या हुआ, जो राजा हमारे पदम सिंह थे उनको राजा बनाया गया, कहाँ का, बुशेर रियासत का राजा बनाया गया। अब ये आप देख भी सकते हैं बुशेर रियासत के राजा की फैमिली की एक फ़ोटो जो बहुत फेमस है। पदम सिंह ने पदम सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। पदम सिंह बुशेर रियासत के अंतिम शासक थे। क्या थे? अंतिम शासक थे। कौन? पदम सिंह। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह इस रियासत के 133वीं पीढ़ी के राजा थे। कौन थे? 133वीं पीढ़ी के राजा थे। ये तो आप जानते ही हैं, लेट वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। ये जो है इस रियासत के 131वीं पीढ़ी के राजा थे। बाद में जो है मास्टर अन्नू लाल, सत्यदेव बुशहरी जैसे आंदोलनकारियों के प्रयासों से बुशेर के राजा पदम सिंह ने बुशेर के राजा पदम सिंह ने भारत में विलय के लिए स्वीकार कर लिया। भारत पर विलय के लिए जो है मान गए और हस्ताक्षर सब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। 1948 में बुशेर रियासत को महासू जिले का भाग बनाकर हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। कब की बात है? 1948 को। तो बुशेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? पदम सिंह थे। वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह बुशेर रियासत के कौन सी पीढ़ी के राजा थे? 131वीं पीढ़ी के राजा थे। ठीक है। 21 अप्रैल 1960 को चीनी तहसील और रामपुर के 14 गांव को मिलाकर किन्नौर जिले का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? किन्नौर जिले का। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। होप सो कि आपको हमारा लेक्चर या हमारा वर्क पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वर्क को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे वर्क को पसंद भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। कमेंट में बता सकते कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के पटवारी या पुलिस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हमारे पास पटवारी के जो है 25 मॉक है, प्राइस भी बहुत कम है, और पुलिस के 15 मॉक है। अगर आप ये मॉक चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।